वो खुसरो की वो मसनवी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, सांस्कृतिक विरासत की, साझा संस्कृति की पहली कविता है। सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे KNPG कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव जी, इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, हमारे मित्र प्रोफेसर SN वर्मा, मंचासीन प्राध्यापकगण, बालकेश्वर भाई, जैसा उन्होंने बताया मैं इनको इसी तरह से संबोधित करता हूँ, अन्य हमारे विद्वान प्राध्यापक साथियों और उपस्थित विद्यार्थियों। वर्मा जी ने बहुत सारी फंडामेंटल बात आपको बता दी। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस क्षेत्र में अध्ययन के स्रोत आपके पास क्या हो सकते हैं। हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे अपने 80s में, तो एक किताब बहुत ताराचंद की, जो यहाँ इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, ताराचंद की बड़ी मशहूर किताब है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 4 वॉल्यूम में, 1 to 4। और वो बड़ी महत्वपूर्ण किताब इसलिए है कि जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हैं उनको भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो 2 किताब आज के इस संगोष्ठी के टॉपिक के संदर्भ में मुझे याद आती है। एक उन्हीं ताराचंद की किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। संस्कृति के संदर्भ में ये मान लिया गया कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, और यही संस्कृति का सौंदर्य है कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। हर वर्ग की, समुदाय की, जात की, समूहों की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सारी संस्कृतियां कहां से उत्पन्न हो रही हैं। तो जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तुर्कों का शासन हुआ, तुर्कों के शासन के बाद जब मुगलों का शासन आया, तो एक विभिन्न प्रकार की संस्कृति भारत में उत्पन्न हुई जिससे लोग अनभिज्ञ थे। तो उस पर ये ताराचंद की किताब हम प्रकाश डालती है कि किस तरह से ये एक सिंथेसिस कल्चर का एग्जिस्ट हुआ। उसके बाद हमारे अलीगढ़ के टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं था, प्रोफेसर उमर, उन्होंने जब हम लोग MA कर रहे थे 91 से 93 में, तो उन्होंने एक किताब लिखी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन इस्लाम। यानी ये ताराचंद के बिल्कुल अपोजिट थीसिस है ये। ताराचंद ने लिखी थी इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, उमर साहब ने लिखी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन इस्लाम। उसके बाद आरिफ साहब अभी सुबह जब हम लोग आ रहे थे तो बात कर रहे थे, एक इतिहासकार हैं अलीगढ़ के, बहुत मध्यकालीन, प्रोफेसर के निज़ामी, जिनके साथ मिलकर हबीब और निज़ामी, जो मध्यकालीन इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, उनकी किताब है दिल्ली सल्तनत, जो हबीब और निज़ामी के नाम से मशहूर। उन्होंने एक किताब लिखी है कि रिलीजियस लाइफ ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। उन्होंने इस चीज को यह साबित किया कि जो आमतौर पर यह मान लिया जाता है, यह मान लिया गया था कि जो 1206 से 1857 तक का जो शासनकाल है वो एक इस्लामिक शासनकाल है। ऐसा हम लोगों को बताया गया या पढ़ाया जा रहा है या बताया जा चुका है।
लेकिन ऐसा है नहीं। जो 1206 से 1857 तक का जो युग है वो एक कल्चरल सिंथेसिस का युग है, जिसमें शासक मुसलमान है, शासन व्यवस्था इस्लामिक नहीं। इन दोनों के अंतर को आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि हम इसके अंतर को नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इस तरह की गलतफहमियां बढ़ती हैं कि हम मुसलमान और इस्लाम को एक माने। जब वो तुर्क बाहर से आए, जाहिर है वो सेंट्रल एशिया से आए। अभी बालकेश्वर भाई बता रहे थे कि आर्यों के संदर्भ में भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, तिलक की किताब ही है। उन्होंने ये बताया कि आप सेंट्रल एशिया से आए, उसी सेंट्रल एशिया से तुर्क भी आए, मुगल भी आए। तो उन्होंने, मैं कहना ये चाह रहा था कि उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि मुगलों ने, दिल्ली के सुल्तानों ने और फिर बाद में मुगलों ने किस तरह से अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की रक्षा की है। उन्होंने इस्लाम की कोई सेवा नहीं की। भाई आज सल्तनत नहीं है या बादशाहत नहीं है तो क्या मस्जिदें नहीं बन रही हैं, मदरसे नहीं बन रहे हैं, या जहां नहीं होती है तो नहीं बनते हैं? क्या उनके आने से पहले नहीं थे? भाई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि भारत के अंदर 8वीं शताब्दी से मस्जिद, हाँ वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज आप देखते हैं। तो वो अच्छा, जो वो भी आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट है वो भी इस तरह से है कि उस पर उनकी अपनी संस्कृति की छाया है, वो उसके साथ उस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। तो अब जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, तो उस भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख बिंदु हैं या दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहली बात यह है कि ये मान लिया जाता है इस संस्कृति में कि सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। और दूसरी बात ये मान ली गई कि जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, वो हमारे पास आ जाए। तो वो आएगा कैसे? वो उसी वक्त आएगा जब हम कल्चरल एक्सचेंज का प्रयास करेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे से मेल जोल की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जब एक ही समुदाय, एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही विधान के लोग एक जगह रहेंगे तो वहां कोई कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता। कल्चरल डेवलपमेंट हमेशा वहां होगा जहां डाइवर्सिटी होगी। जहां डाइवर्सिटी नहीं होगी वहां किसी प्रकार का कोई कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मुझे याद आता है, जो हिंदी जो छात्र पढ़ते होंगे, रामधारी सिंह दिनकर बड़े ओजस्वी कवि हैं हिंदी भाषा के। उनकी किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति आप सब लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरा आग्रह है कि वो उसको पढ़ लें। तो जब वो किताब लिखने का उन्होंने मन बनाया, उन्होंने अध्यापन को छोड़ दिया, साहित्य के तलाश में चले गए, संस्कृति के 4 अध्याय लिख रहे थे। तो जब फिर संस्कृति के 4 अध्याय को लिखने के लिए उनको प्रेरित किया गया, तो फिर वो अध्यापन की तरफ आते हैं, और इस बात को उन्होंने लिखा है उस किताब के अंदर कि मैंने फिर से इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया। एक बात तो मैं बहुत लाइटर वेन में ये कह देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी विद्यार्थी है, चाहे जिस विषय का है, उसका काम बिना इतिहास को पढ़े नहीं चलने वाला। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने लिखित रूप में साबित कर दी है। तो उसमें उन्होंने ये बताया, उसमें 4 अध्याय उन्होंने बताए, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल से लेके, जिस तरह से आप 4 युग बताते हैं, हिंदी जो भाषी लोग हैं, हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं, वो ये जानते हैं कि किस तरह से कविता में 4 युग बताए गए हैं, छायावादी इत्यादि इत्यादि, सूफीवाद या भक्ति आंदोलन का जो युग था। तो आमतौर पर हिंदी में इस बात को सेंट्रलाइज कर दिया गया कि जो सांस्कृतिक चेतना का जो युग है वो सिर्फ भक्ति काल में है। ऐसा नहीं। पहली बात मैं ये कहता लेना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि किसी भी तरह की संस्कृति का जो विकास होगा वो
हमारे अपने इथोस से होगा। इसलिए कि जो कल्चर है ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, आप इसको बहुत ज़्यादा संकुचित नहीं कर सकते हैं। और मेरा आग्रह ये है कि कोई भी कल्चर, क्योंकि आमतौर पर हम ये मान लेते हैं कि संस्कृति जो होती है वो धर्म प्रधान होती है या धर्म प्रधान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति का जो डेवलपमेंट है, संस्कृति की जो व्यवस्था है, संस्कृति का जो विस्तार है, उसमें धर्म एक तत्व है, लेकिन सिर्फ धर्म ही एक तत्व नहीं है, उसके और बहुत सारे तत्व हैं जो हमको इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि संस्कृति का जो होराइजन है, संस्कृति का जो क्षितिज है, वो कितना व्यापक हो सकता है। अब दो तत्व मैंने आपको, जो दो विशेषताएं जिनके बारे में बात की, और तीसरी बात ये कही जाती है भारतीय संस्कृति के बारे में कि ये बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों का समन्वय करती है। अब आप इस बात पर विचार कीजिए कि जिस गुण को दोनों तत्वों के साथ मिलकर चलना है वो कभी संकुचित हो ही नहीं सकता है। आप जब भौतिक दुनिया में रहेंगे तो क्या आप संकुचित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक दुनिया में रहेंगे तब भी आप संकुचित नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि आपको एकाकार करना है अपने सृष्टि के साथ, अपने ईश्वर के साथ, और फिर उस ईश्वर की रचनाओं के साथ। और मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना जब उसको कहा गया तो उसके साथ आपको सरोकार रखना पड़ेगा, और यहीं से फिर सांस्कृतिक डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होता है। एक मिलजुल की जो परंपरा है वो विकास पाती है, इसलिए कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों गुण किसी भी संस्कृति के अंदर उसी वक्त तक विद्यमान रह सकते हैं जब वो चलयमान रहेगी। तो अब जो बड़ा सेंस है कि हम इसको किस तरह से करें, तो संस्कृति या सांस्कृतिक या संस्कृति के वाहक के रूप में भाषा और साहित्य हमारे पास मौजूद है। मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको मध्यकाल से दूंगा। अमीर खुसरो एक बड़ा कवि है मध्यकाल का जी, जो हिंदी भाषा के लोग हैं वो जानते होंगे। अब शायद सिलेबस में उनको नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने देखा अवध का सिलेबस में तो नहीं था, वो खुसरो को हटा दिया गया है, पर जिस वजह से भी हटा, जी हाँ ब्याह होगा मैंने जानता। तो बहरहाल खुसरो की एक मसनवी जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, यानी कविता का एक फॉर्म है जिसमें जो प्राकृतिक चीजें हैं इनका गुणगान किया जाता है, उसको मसनवी कहते हैं। उसकी एक मसनवी है नूह से पहर। इतिहास के जो हमारे विद्वान साथी हैं वो सब जानते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो भी जानते होंगे, जो मध्यकालीन पढ़ते होंगे। वो खुसरो की वो मसनवी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, सांस्कृतिक विरासत की, साझा संस्कृति की पहली कविता है। आप उसको पढ़िए, उसको गूगल पे जाके गूगल कर लीजिए, गूगल पे जाके उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि खुसरो किस प्रकार से की प्रशंसा करता है यहाँ की नदियों की, यहाँ की भौगोलिक सीमाओं की, फूल की, पौधों की, फल की, सब्जियों की, इत्यादि इत्यादि। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ की भाषाओं की, संस्कृत सहित बहुत सारी यहाँ की जो बोलियां हैं उनकी वो प्रशंसा करता है, और ये कहता है कि इन सारी संस्कृति में हमको एक उन्नत किस्म का समन्वय नजर आता है जो आगे चल रहा है। तो जो भी लड़ाइयां हुई हैं वो राजनीतिक क्षेत्र की लड़ाई है, वो भौगोलिक क्षेत्र की लड़ाई है, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में अभी तक हमको उस तरह से हमारा डिसअपियरेंस नहीं हुआ है जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में डिसअपियरेंस हुआ है। तो भारत एक बहुत विशाल
और विविध संस्कृति वाला देश है और भारतीय संस्कृति मूल रूप से मानवता की संस्कृति है। मैं खास तौर से अपने विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस सांस्कृतिक समझ को विकसित करने का प्रयास करें और आप प्रयास कर सकते हैं भाषा की सतह पे। आप एक से अधिक भाषा को जानने का प्रयास करें, उन भाषाओं में जिस तरह से गद्य और पद्य लिखे गए हैं उनको पढ़ने के और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास कर सकें, तभी आप एक सही सांस्कृतिक समन्वय वाले देश के एक वाहक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। हम लोग बेहद खुशनसीब हैं कि इतने ओजस्वी व्याख्यानों को सुन रहे हैं। जो पहला व्याख्यान था हमारा, उसने जो हमारा विषय है उसमें शामिल प्रमुख संप्रदायों को स्पष्ट किया, जैसे कि भारत क्या है, संस्कृति क्या है और ऐतिहासिक या इतिहास क्या है और संस्कृति का इतिहास के साथ क्या तालमेल है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा व्याख्यान रहा, उसने इस बात को हमें समझाया कि आखिर जो हम मेल जोल की बात कर रहे हैं या जो यह टॉपिक रखा गया है आज का, वह मेल जोल क्यों ज़रूरी है। तो दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मुझे हीगल याद आता है। हीगल यह सीधी और साफ सी बात करता है कि अगर हमें विकास करना है तो वह 3 रास्तों से होकर गुजरता है, पक्ष, विपक्ष और समपक्ष, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो जो सिंथेसिस है वो मेल जोल से ही पनपती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.